नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का दूरदर्शन उत्तराखंड के कार्यक्रम हमारे मेहमान में। और मैं हूं आपके साथ पुनीता। दर्शकों, रंगमंच में कलाकार के साथ साथ कलात्मकता की भी ज़रूरत होती है। एक नाटक को सफल बनाने के लिए सिर्फ अभिनय की ज़रूरत नहीं होती है। एक अभिनय ही महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता है, बल्कि इसके पीछे कई हाथ होते हैं, जैसे निर्माता, निर्देशक, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, कॉस्ट्यूम एक्सपर्ट्स की बात कर ले, लाइटिंग एक्सपर्ट्स की बात कर ले, जो पर्दे के पीछे रहकर जी तोड़ मेहनत करते हैं। लेकिन जब हम थिएटर में जाते हैं तो मंच पर कलाकार के अभिनय को देखकर तो खूब तालियां बजाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनकी मेहनत को नज़रअंदाज कर जाते हैं, जो पर्दे के पीछे रहकर दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन दूरदर्शन उत्तराखंड न सिर्फ कलाकार की बल्कि कलात्मकता की भी सराहना करता है। और यही वजह है कि आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है रंगमंच की एक ऐसी दिग्गज हस्ती को, जो पर्दे के पीछे रहकर रंगमंच को अपने हुनर से प्रकाशित करने के साथ साथ एक नाटक की दिशा और दशा कैसी होनी चाहिए इसका मार्गदर्शन भी करते हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं लाइटिंग एक्सपर्ट और डायरेक्टर टी.के. अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो बहुत कुछ जानना है आपके बारे में, किस तरीके से आपने इस करियर को चूज़ किया। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं कि आप अपने बारे में बताइए, क्या कुछ आपका परिवेश रहा है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? मेरा मूल स्थान कानपुर है जी। मेरा जन्म और मेरी सारी एजुकेशन वहाँ पर हुई, लेकिन वहाँ मुझे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हाई स्कूल करने के बाद जॉब मिल गया। जी। मैंने जॉब किया। ट्रेनिंग थी वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। वहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते करते तीसरे वर्ष में मुझे देहरादून ट्रांसफ़र कर दिया गया फर्दर ट्रेनिंग के लिए। यहाँ आके मैंने अपनी पढ़ाई भी चालू रखी और ट्रेनिंग भी करता रहा। एक वर्ष ट्रेनिंग करने के बाद मैं वहाँ पे एम्प्लॉय हो गया एज मैकेनिकल क्राफ्ट्समैन। उसके बाद क्या होता है कि मेरी पढ़ाई चल रही होती है, कानपुर से मेरे अंदर कुछ नाटक के बीज पड़ गए थे। वहाँ रंगमंच में बल्ली उठाना, लोगों को हेल्प करना, किसी के लिए चाय लाना, किसी एक्टर के लिए कुछ करना, इस तरह के कार्य करता था। तो वो एक अंदर जो बीज पड़े वो यहाँ आकर प्रफुल्लित होने लगे, प्रस्फुटित होने लगे। तो यहाँ पर एक संस्था थी जागृति, उसके साथ मैंने कार्य किया। तो रंगमंच में मेरा विकास होता गया। उसके बाद क्या हुआ कि 1974 में हम लोगों ने एक संस्था बनाई, नाम था कला मंच। जागृति में वैरायटी प्रोग्राम होते थे। हमने कोशिश की कि हम नाटक भी करें, क्योंकि कानपुर में मैं नाटक देखता था और नाटक के पीछे काम करता था। तो कला मंच ने नाटक करना शुरू किया। हम लोगों मैं उसमें फाउंडर था, संस्थापक भी था संस्था का। कुछ हमारा पूरा ग्रुप था। उसके साथ साथ क्या हुआ कि जब नाटक करने लगे तो देखा यहाँ पे लाइटिंग एक्सपर्ट कोई नहीं है। अच्छा। और कानपुर में हमारे बहुत अच्छे लाइटिंग के लोग मिलते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस फील्ड को चुना जाए और इस निर्देशन के साथ साथ ये भी किया जाए। तो मैंने ये शुरू किया और उससे क्या हुआ कि बड़ी दिक्कतें आई शुरू में। 1976 में बंसी कौल आए यहाँ पर। उन्होंने एक नाटक किया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का वर्कशॉप हुई यहाँ पर, उसमें नाटक हुआ। नाटक में मैंने उनको हेल्प किया लाइटिंग में, क्योंकि मेरा शौक डेवलप हो गया था। तो फिर मैंने उस पूरे नाटक की लाइटिंग की। अच्छा। हाँ, और उससे मेरा इंटरेस्ट लाइटिंग की तरफ भी बढ़ गया। निर्देशन के साथ साथ मैंने लाइटिंग करनी शुरू की। तो किस तरह के प्रोग्राम को आप निर्देशन करते हैं, साथ ही साथ लाइटिंग का जो आप काम करते हैं वो किस तरह के कार्यक्रम में होता है? लाइक जैसे आप रंगमंच में तो करते हैं, इसके अलावा जितनी इवेंट्स होती हैं, फोक डांसेस हैं, क्लासिकल डांसेस हैं, और कोई प्रेजेंटेशन होना है, किसी ओरेटर को बोलना है, उसके लिए कुछ पीछे बैकग्राउंड क्रिएट करना है, वो सब। और निर्देशन में कितना समय हो गया आपको, और इस फील्ड में, लाइटिंग के फील्ड में कितना समय हो गया? निर्देशन मैं 1974 से कर रहा हूँ। अच्छा।
तो और लाइटिंग मैंने शुरू की है 75-76 में। तो जब मुझे महसूस हुआ कि लाइटिंग के लिए कोई है नहीं देहरादून में, तो मैंने शुरू की। तो कितने नाटक को आप अभी तक डायरेक्ट कर चुके हैं? लगभग 22 नाटकों को। अच्छा। लेकिन उनके 150 से ज़्यादा शो हुए। एक नाटक था पोस्टर, उसके शो तो 56-57 हो चुके हैं। अच्छा। हाँ। और वो उत्तराखंड में होने वाले सबसे ज़्यादा शो में गिना जाता है वो नाटक। और इस फील्ड में आने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा? लाइक सब कुछ स्मूथली चला गया या फिर कोई कठिनाइयाँ आई और उसका सामना किस तरीके से आपने किया? नहीं, ऐसा है कि लाइटिंग में आने के बाद तो फाइनेंशियल दिक्कत जरूर रही। अच्छा। क्योंकि इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। कुछ इक्विपमेंट मैंने अपने हाथ से बनाए। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं मैकेनिकल का व्यक्ति था, तो उनको शीट को मोड़ के काट पीट के उसको अपने हिसाब से चेंज कर लिया। चेंज करने में कुछ चीज़ें तो बन गई अच्छी, कुछ के लिए मुझे मार्केट में जाना पड़ा, तो आर्थिक परेशानी हुई। और दूसरी बात ये कि लाइटिंग को उस समय इतना वैल्यू नहीं करते थे लोग। मैं समझता था, लोग नहीं समझते थे। उन्होंने कहा कि इन्होंने बल्ब जला दिया है बस, तो वो पारिश्रमिक भी पूरा नहीं देते थे, तो उस तरह की दिक्कतें रहीं। बिल्कुल। तो एक कार्यक्रम में लाइटिंग करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि लोग समझते नहीं थे, तो इसके पीछे कितनी मेहनत होती है ये भी बताइए आप। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें स्क्रिप्ट पढ़ना पड़ता है जिस अच्छा। नाटक की लाइटिंग करनी है। उसके बाद उनका रिहर्सल जहाँ होता है, जहाँ वो प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ जाकर देखना पड़ता है कि और फिर उस स्क्रिप्ट के और उनके जो मंचन करने जा रहे हैं उसमें तालमेल बैठाना पड़ता है। कि अगर कई बार डायरेक्टर को सजेस्ट भी करना पड़ता है, आप इसकी जगह ये करें तो बेहतर होगा। अच्छा। क्योंकि नाटक की कुछ डिमांड होती है। कई बार डायरेक्टर वो करते हैं, कई बार नहीं करते हैं, तो मुझे बताना पड़ता है। अच्छा। उनको भी थोड़ा सा हिंट करना पड़ता है या गाइड करना पड़ता है। कुछ लोग मान लेते हैं, कुछ नहीं भी मानते हैं। तो उसके बाद फिर रिहर्सल देखने के बाद हमें लाइटिंग क्यूज बनाने होते हैं। किस डायलॉग पे कहाँ लाइट बंद होगी, कहाँ कौन सा इफेक्ट आएगा। तो जो ब्लेंडिंग होती है, कहना चाहिए नाटक के हिसाब से लाइटिंग को चलाना। अच्छा। हाँ, तो उसमें कलर्स कौन से होंगे। ओके। हाँ, तो किस कार्यक्रम में कौन सी लाइटिंग यूज़ होती है ये भी ज़रा हमें बताइए, क्योंकि बहुत से दर्शक हैं जो नहीं जानते होंगे। सबको यही लगता है कि हर एक कार्यक्रम में एक ही लाइटिंग यूज़ होता है, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं जी। है। और हर कार्यक्रम के लिए अलग अलग लाइट होती हैं, जैसे? अलग अलग डिज़ाइन होता है। जैसे लाइट्स तो बहुत सारी हैं इस समय जो मार्केट में अवेलेबल हैं। जी। स्पॉट लाइट, बेबी लाइट, प्रोफाइल लाइट, पार लाइट, कलर एलईडी, इस तरह की फ्लड लाइट्स, बहुत सारी लाइट्स हैं। लेकिन हर लाइट का अपना अपना उपयोग है, हर एक का अपना अपना इफेक्ट है। और कई बार ऐसा होता है कि आप एक लाइट की जगह दूसरी तरह की लाइट नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा। जो आपको इफेक्ट चाहिए वो उस पर्टिकुलर लाइट से ही मिलेगा। और जो आपको कलर इन्वायरमेंट देना है, जो एम्बियंस देना है स्टेज पर, वो उसके लिए एक पर्टिकुलर कलर चाहिए। अगर वो थोड़ा सा वेरी कर जाता है तो आपको वो नहीं इफेक्ट देगा। और दूसरी बात, जो एक्टर की कॉस्ट्यूम है उनके हिसाब से भी आपको कलर चूज करने पड़ते हैं। अच्छा। और पीछे का बैकग्राउंड कैसा है। अगर बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा तड़क भड़क का है, तो आपको कलर उसके अकॉर्डिंगली चेंज करने पड़ते हैं। अच्छा, जैसे बैकग्राउंड में कभी कभी हम देखते हैं कि बारिश का वो होता है, इफेक्ट आता है, सूरज का इफेक्ट आता है, बादल का होता है, वो उस पे किस तरीके से काम किया जाता है? वो देखिए, सूरज का बहुत सिंपल है, लेकिन लोग उसको यूज़ नहीं कर पाते। आप सिंपल एक रिफ्लेक्टर रखिए, उस पर कलर फिल्टर डालिए, तो अच्छा। सूरज गोल सूरज निकलता लगेगा। लेकिन अगर आपको उसे किरणें दिखानी है तो उसके ऊपर कोई पाम का पत्ता रख दीजिए, झाड़ू रख दीजिए, झाड़ू फैला के रख दिए तो लगेगा किरणें आ रही हैं। तो लेकिन ये सोचना पड़ता है
ये क्रिएट करना पड़ता है अपने मन से, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। ओके। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए बारिश दिखानी है, आप किसी मोटराइज लाइट के आगे जिसमें मोटर लगी हो और आपको तेज बारिश दिखानी तो ज़्यादा स्पीड की मोटर हो, स्लो बारिश दिखानी कम स्पीड की मोटर हो, उसमें रेसेस काट देते हैं झिर्रियाँ, वो घूम रहा है बारिश आपको लगेगी आ रही है। तो ये बहुत सिंपल वो है, लेकिन एक सोचना पड़ता है इसके लिए, एक आपको उस तरह की सोच चाहिए। अच्छा, एक रंगमंच पर लाइटिंग की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है? क्या इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल थॉट भी है? यस, देखिए जितने कलर्स हैं उन सब का मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है दर्शकों पे भी और टोटल एनवायरनमेंट के लिए भी। अगर मान लीजिए कोई मर्डर हो रहा है तो आपने लाल रंग दे दिया, अच्छा, आकाश है तो नीला होगा, तारे हैं तो वो चमकीले होंगे, तो वो कलर्स तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और बिना साथ में कॉस्ट्यूम्स और स्टेज का भी ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा। स्टेज में विंग्स किस तरह है, फर्नीचर कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है, उसके हिसाब से। और हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि स्टेज पूरा रिफ्लेक्ट ना हो, पूरा बैकग्राउंड रिफ्लेक्ट ना हो, एक्टर रिफ्लेक्ट हो। तो बैकग्राउंड को डल रखते हुए लाइट के एंगल्स, लाइट की सीमाएं तय करनी पड़ती हैं। अच्छा, आप निर्देशक भी हैं, आपने बताया कि अपने 22 नाटक का निर्देशन आप कर चुके हैं, तो एक ड्रामा निर्देशक के लिए तकनीकी पक्ष में पकड़ बनाना कितना ज़रूरी होता है? ये बहुत आवश्यक है। एक निर्देशक को या तो हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा ज्ञान जरूर होना चाहिए, बेसिक, मतलब हर, चाहे वो कॉस्ट्यूम हो, चाहे मेकअप हो, चाहे हेयर स्टाइल है, लाइटिंग है, या और बहुत सारी चीज़ें हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन है, हर चीज़ का उसे बेसिक ज्ञान होना ज़रूरी है। बाकी वो किसी भी एक्सपर्ट से हेल्प ले सकता है और एक्सपर्ट से हेल्प लेकर के वो काम अपना करा सकता है और एक्सपर्ट उसको गाइड भी कर सकता है, लेकिन बेसिक जानकारी होनी आवश्यक है। अच्छा, जब प्रदर्शन के दौरान एक लाइटिंग की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो अगर 1 सेकंड का भी हेर फेर होता है तो सब कुछ बदल जाता है, तो किस तरीके से इस चुनौती से आप खुद को सामना करते हैं? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है जी। लोग इसको नहीं समझते। जब कोई शो चल रहा होता है तो लाइटमैन को ज़्यादा कंसंट्रेट होकर के बिना किसी बाहरी व्यवधान के नाटक पे कंसंट्रेट करना पड़ता है। अच्छा। और तल्लीनता से एक एक सेंटेंस सुनना भी पड़ता है, डायलॉग भी सुनना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको अपनी लाइट ऑपरेट करनी होती है। कहीं मध्यम करना है, कहीं तेज करना है, कहीं बंद करनी है, कहीं देना है, वो उसके अकॉर्डिंगली होता है। तो आप ये मान के चलिए कि निर्देशक ने तो एक बार निर्देशन दे दिया, प्ले स्टेज पर आ गया, उसके बाद जो टेक्निक है पीछे, चाहे वो साउंड वाला हो, चाहे लाइट वाले हो, चाहे मेकअप चेंज होता है किसी एक्टर का तो मेकअप मैन भी है, उन सब का महत्वपूर्ण भूमिका होती है और बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, सजग रहना पड़ता है इसके लिए। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं कि जो युवा हैं वो OTT सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। आप रंगमंच करते हैं तो हम जानना चाहेंगे कि आजकल रंगमंच की जो भूमिका है वो कहाँ तक सीमित रह गई है? क्या लोग अभी भी पसंद करते हैं नाटक को देखना? ऐसा है, मैं आपको ये 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। रंगमंच जो है लाइव है, ये OTT जो आपने बताया जो मल्टीमीडिया है या टीवी है, ये लाइव नहीं है, ये रिकॉर्ड होता है, उसके बाद आप देखते हैं, उसमें काट छांट होती है। रंगमंच क्योंकि जीवंत है, उसमें कोई काट छांट नहीं हो सकती। जो एक्टर ने कर दिया स्टेज पर जाके, डायरेक्टर ने कुछ भी बताया उसे, जो एक्टर ने कर दिया वो फाइनल है, उसको अच्छा नहीं किया जा सकता, उसको बुरा नहीं किया जा सकता। तो वो जो लाइवलीनेस है रंगमंच की, वो हमेशा बनी रहेगी, चाहे कोई भी कितना भी सशक्त मीडिया आ जाए।
जो लाइव मीडिया है उसकी अपनी अलग भूमिका है, वो बनी रहेगी। और आज भी उसके चाहने वाले दर्शक, उसको पसंद करने वाले लोग मौजूद हैं। अच्छा, आपने बताया कि आपने 22 नाटक का निर्देशन आप कर चुके हैं, तो कौन सा ऐसा नाटक है जिसे लोगों ने बहुत प्यार दिया? हाँ, मेरा एक नाटक है पोस्टर जी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो 1984 से अच्छा। और 2018 तक हमने उसके शोज़ किए हैं। उसके 56-57 शो हुए हैं। और उसमें सबसे अच्छी बात ये 15 चरित्र जो हैं, 15 एक्टर्स का नाटक है वो, 15 या 16, और उसमें से 7-8 एक्टर आज भी वही नाटक कर रहे हैं। मतलब एक्टर जो बदले गए हैं वो केवल 6-7 बदले गए। अच्छा। हाँ, या 8 बस। बाकी वही एक्टर वही सेम नाटक कर रहे हैं। वो बूढ़े हो गए लेकिन नाटक कर रहे हैं और वही रोल कर रहे हैं पुराना। और इस नाटक को कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। हाँ, इसको बहुत सारे अवार्ड मिले। सबसे अच्छी बात ये है कि ये नाटक जिस भी कंपटीशन में गया कभी इसको सेकंड प्राइज नहीं मिला, हमेशा फर्स्ट प्राइज मिला है। और फर्स्ट प्राइज भी 1-2 नहीं, ढेरों। बेस्ट लाइटिंग, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट एक्टर, बेस्ट फीमेल एक्टर, बेस्ट मेकअप, बेस्ट कॉस्ट्यूम, बेस्ट म्यूजिक, इस तरह। बल्कि मैं आपको बताना चाहूँगा, नैनीताल में एक कंपटीशन में गए थे हम लोग जी। तो उसको 19 गोल्ड मेडल मिले, 19 गोल्ड मेडल। बहुत अच्छी बात है, ये लोग इतना पसंद लोगों ने किया। जी। और एक बार इस नाटक को लेकर के देहरादून में ONGC में एक फिल्मी कलाकार आए थे। जी। मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। तो उस नाटक, जब वो नाटक कर रहे थे तो दर्शक, क्योंकि देहरादून के दर्शक ये नाटक देख चुके थे हम लोगों का, तो वो फिल्मी कलाकार रोहिणी हट्टंगडी थी। रोहिणी हट्टंगडी वहाँ डायलॉग बोल रही थी और पब्लिक सेंटर से बोल रही थी। अच्छा। और बाद में उनके हस्बैंड को रोक लिया, वो निर्देशक थे। उन लोगों ने पूछा कि आप इतना कैसे कर रहे हैं, आपने तो नाटक का वो हत्या कर दी, ये नाटक तो हमने देखा है, ये तो इतना अच्छा हुआ। और उनको पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया। अच्छा। उनको ये कहना पड़ा कि मैं नहीं जानता था कि देहरादून के नाटक प्रेमी इतने सजग हैं। तो आप ये नाटक का निर्देशन और जो लाइटिंग का काम है वो कहाँ कहाँ आप करते हैं? क्या इंडिया से बाहर करते हैं, और इंडिया में अब तक कहाँ कहाँ कर चुके हैं आप? इंडिया में तो बहुत शहरों में किया है, बॉम्बे किया है, दिल्ली में 8-10 बार किया है, ताज होटल में, सॉरी अशोका होटल में किया है। अच्छा। एक बॉम्बे में षणमुखानंद हॉल है, वो उसमें 2 बालकनी है, वहाँ किया है। बनारस में किया है, लखनऊ में किया है, पूरे उत्तराखंड में विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में किया है, यूपी में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में किया है। अच्छा। लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बरेली, रामपुर, काशी, रामनगर तो अब उत्तराखंड में। तो इस तरह बहुत सारे शहरों में किया है, अनगिनत। और देहरादून के, इंडिया के बाहर मैंने सिंगापुर में लाइटिंग का कोर्स किया है। ओके। अच्छा, आपने वर्कशॉप भी दी है बच्चों को? हाँ, बच्चों को वर्कशॉप भी दी है और अमेरिकन्स को भी दी है। अच्छा। US में जा कर के वहाँ पर कुछ इंडियन हैं और भारतीय नाटक करते हैं, हिंदी नाटक करते हैं। अच्छा। तो उनका ग्रुप था, तो वो बेचारे लाइटिंग में ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। मेरी बेटी है वहाँ, मेरी बेटी वहाँ कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करती है उस नाटक की, उन ग्रुप में। तो उसने कहा पापा आप इनको लाइटिंग के कुछ बता दो, यहाँ तो फेड आउट फेड इन होता है और कुछ नहीं होता। तो मैंने उनकी वर्कशॉप ली। तो वहाँ के बच्चों में किस तरह की लालसा है रंगमंच को? बच्चे नहीं, वो मैच्योर लोग थे वो। अच्छा। हाँ, मैच्योर लोग थे। ज़्यादातर लोग 35-40-45 के थे। तो उनकी वर्कशॉप की मैंने 2 घंटे की, लेकिन उनके अंदर बहुत क्रेज़ है अच्छा करने के लिए। उनको केवल सैटरडे संडे मिलता है काम करने के लिए, उसमें भी वो बहुत अच्छा करते हैं। 1 महीने के अंदर एक नाटक तैयार कर लेते हैं, जबकि उनको 8-10 दिन मिलते हैं मुश्किल से।
लेकिन वो बहुत तल्लीनता से करते हैं। अच्छा, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रंगमंच की एक समृद्ध विरासत है। अगर हम नैनीताल की बात कर ले, अल्मोड़ा की बात कर ले या फिर देहरादून की, यहाँ के जो रंगकर्मी हैं और रंगमंच है उनका एक विशेष स्थान है। तो इस लिहाज से आज के दौर से आप कितने संतुष्ट हैं? नहीं, मैं ये बताना चाहूँगा कि लगभग 80 और 90 के दशक में देहरादून में जो रंगमंच होता था, जो नाटक होते थे, उनका स्तर बहुत अच्छा था जी, बिल्कुल। और उसके बाद थोड़ा सा गिरावट आई है, थोड़ा सा नहीं, और दिन पर दिन गिरावट आती जा रही है। जो नाटक का वो हो रहा है प्रदर्शन, वो उतना अच्छा नहीं हो रहा जो 90 के दशक में होता था। क्या इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे लोगों, जो एक्टर हैं, जो कलाकार हैं, उनका झुकाव फिल्मों की तरफ होना है। अच्छा। वो फिल्मों और टीवी सीरियल के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन नाटकों के लिए कम होते हैं, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत होती है। बिल्कुल। 1 महीने मेहनत करने के बाद आपका शो होता है, और उसमें टीवी और फिल्म में आप गए, थोड़ा सा गाइड किया डायरेक्टर ने और आप करके तो मतलब चले ये कहना चाहिए कि लोग मेहनत से आजकल भाग रहे हैं, हाँ, बचते हैं, चुराते हैं। खासतौर से युवा पीढ़ी। पुराने लोग अभी भी नाटक करते हैं, लेकिन युवा पीढ़ी का जो झुकाव है वो टीवी और फिल्मों की तरफ ज़्यादा है। अच्छा, सर थोड़ा ये भी बताइए, आजकल की जो लाइटिंग है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि कितना बदलाव आया है पहले से और अब की टेक्नोलॉजी में लाइटिंग को लेकर अगर हम बात करें तो। हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि पहले जनरली क्या होता था, एक कोई लाइट होती थी, उसमें एक हाउसिंग होती थी और उसके लेंस अलग अलग होते थे। कभी उसके आगे लेंस लगा है तो सिंपल एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, और यह फ्रेजनल लेंस है जिसमें रेसेस हैं जो लाइट स्पॉट नहीं करता लेकिन डिफ्यूज लाइट देता है, और यह फ्लड होता था। लेकिन अब जो है उसके बाद बहुत चेंज हुआ लाइटिंग में। एक तो कम वोल्टेज की लाइट नहीं यूज़ होती। अच्छा। लेकिन एलईडी जितनी आई हैं वो कम वोल्टेज की हैं, और वो उससे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं जो 1000 वाट की लाइट यूज़ होने पे करते थे। दूसरी बात ये है कि कलर्स का कॉम्बिनेशन अब बेहतर हो गया है, और लाइट्स में लेज़र लाइट्स, एलईडी लाइट्स, इंटेलिजेंट लाइट्स और HMI लैंप की लाइट्स, इन सब से बहुत परिवर्तन हुआ है। और लाइट की टेक्निक और लाइट के इक्विपमेंट में कहना चाहिए मूलभूत बदलाव आया है। अच्छा, आपको इस फील्ड में काफ़ी समय हो गया है। अगर हम एक रंगकर्मी की बात करें या फिर लाइटिंग एक्सपर्ट की बात करें, अगर कोई युवा इस फील्ड में, उत्तराखंड के युवा अगर करियर बनाना चाहे तो, और अगर बनाना चाहता भी है तो क्या क्या दिक्कतें उन्हें होती हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि यहाँ पर लाइटिंग सिखाने वाले लोग नहीं हैं, और जब कोई भी मेरे पास कई स्टूडेंट आए, सीखा उन्होंने। अच्छा। लेकिन ज़्यादातर हफ्ते 15 दिन में लोग भाग जाते हैं। कारण ये कि जो मेहनत करनी पड़ती है लाइटिंग के लिए, वो हर एक जना नहीं कर पाता। एक तो जब नाटक शुरू नहीं होगा उसके पहले आपको उसके 6-7 घंटे पहले आना पड़ता है। अच्छा। तो लाइट्स लगाएंगे, उसके बाद उनको रिहर्सल देंगे, तब नाटक शुरू होगा। जब नाटक ख़त्म हो जाता है उसके बाद 4-5 घंटे और लगते हैं। अच्छा। उस सब को समेटने में। तो ये बड़ा थैंकलेस काम लगता है। और पर्दे के पीछे रहता है लाइटमैन, सामने तो एक्टर होता है, तो लाइटमैन को जो मिलना चाहिए एक तरह का सम्मान, वो सम्मान भी उतना नहीं मिलता जितना। और यही वजह है कि युवा आजकल भाग रहे हैं। हाँ, वो तो लाइटिंग कोई नहीं करना चाहता। तो क्या ऐसी सुविधाएं मिलनी चाहिए युवा को, अगर हम उत्तराखंड की सिर्फ बात करें तो यहाँ पर, जिससे कि जो युवा हैं आगे आकर इस फील्ड में अपना करियर बनाएं, या फिर रंगमंच के लिए अगर कोई युवा करियर बनाना चाहिए तो क्या सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए?
क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि दुनिया काफ़ी बदल गई है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो क्या ऐसा होना चाहिए युवाओं के लिए? देखिए, दो बातें हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है ट्रेनिंग हो। यहाँ पर जैसे उत्तराखंड की वो है, तो अभी तक उत्तराखंड में संगीत नाटक अकादमी नहीं है या कोई ड्रामा स्कूल नहीं है जी। तो अगर यहाँ पे कोई ड्रामा स्कूल हो, चाहे प्रादेशिक स्तर का हो, तो वो कुछ युवाओं को ट्रेनिंग देगा जिसमें स्टेज क्राफ्ट भी होगा, मतलब सीनिक बनाना, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करना, लाइटिंग करना, मेकअप, एक्टिंग, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें हैं। तो उनमें कैरियर बनाने की क्षमता डेवलप होगी। अभी क्या है कि कैरियर आप तब बना पाते हैं जब आप नॉर्मल से अलग करते हैं। एक्सपर्ट आप तब बन पाते हैं जब आप सामान्य से अलग करेंगे। एक्सपर्ट आप तभी कहलाएंगे। तो अगर कोई सीख के आता है बच्चा, तो नेचुरली उसको तवज्जो मिलती है, उसको पैसे भी मिलते हैं, उसको उसका जीविका उपार्जन भी होता है, अन्यथा नहीं हो पाता। तो इसलिए जो भी बनाना चाहें, उत्तराखंड को, हमारी सरकार को ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से युवाओं को आकर्षित किया जाए इस फील्ड में, क्योंकि जैसे आपने खुद बताया कि युवा भाग रहे हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा पॉइंट होगा कि जो युवा हैं इस फील्ड में आकर्षित हो? उससे सबसे बड़ी बात यह है कि उनको उससे धनोपार्जन होना चाहिए जी। अगर वो कोई भी युवा इसमें तभी आएगा जब उसे लगेगा कि इसमें उसका कैरियर है। जी। शौक तो ठीक है, शौक के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन अगर शौक केवल शौक तक ही रहे, उसे धनोपार्जन नहीं हो रहा है, उसकी जीविका नहीं चल रही है, तो संभव नहीं है। तो उसे की जीविका चलनी चाहिए। मुख्य बात ये, ड्रामे या नाटक इतने ज़्यादा हों, इवेंट्स इतनी ज़्यादा हों कि उसको लाइटिंग करके या मेकअप करके या कॉस्ट्यूम बना के उसको उसकी जीविका चल सके, तब ये संभव है। और एक सम्मान भी मिलना चाहिए। नहीं, सम्मान तो बहुत आवश्यक है। हाँ, यही वजह है कि आजकल जो युवा हैं इस फील्ड से थोड़ा जी चुराते हैं। सर, आपका इतना एक्सपीरियंस है, हम चाहेंगे जाते जाते आप कुछ युवाओं को संदेश देना चाहें कि किस तरीके से इस फील्ड में करियर बनाना चाहिए, कितनी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आजकल के युवा, आपने खुद कहा कि मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो किस पेशेंस के साथ इस फील्ड में आगे बढ़ता रहना चाहिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी युवा इस क्षेत्र में आना चाहता है तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और केवल पेशेंस ही नहीं, जितने भी सीनियर लोग हैं या सम्मानित लोग हैं, उनसे वो सीखे भी। और किसी तरह की ट्रेनिंग जब भी मौका मिलता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कई बार वर्कशॉप करता है, यहाँ पर पहले भी हुई है। 93 में एक वर्कशॉप हुई थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की, मैं उसका चेयरपर्सन था। तो उसमें बहुत सारे युवा निकले और बाद में उन्होंने अच्छा कार्य किया। लगभग 40-45 लोगों का ग्रुप था। तो मैं चाहूँगा कि इस तरह का जब भी मौका मिले तो युवा लोग आगे आएँ, सीखें और उसको प्रैक्टिकली करें, जिसमें भी उनकी रुचि है, चाहे एक्टिंग है, डायरेक्शन है, बैक स्टेज है, मेकअप है, कॉस्ट्यूम्स हैं, सीनिक डिज़ाइन है, और बहुत सारे कार्य हैं। क्षेत्र तो असीमित है। जी, चलिए सर, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। उम्मीद करते हैं कि युवाओं को संदेश ज़रूर मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और इतनी अच्छी बातें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। तो दर्शकों, आपने सुना कि अगर कोई भी फील्ड आप अपने करियर के तौर पर चुनते हैं तो ज़रूरी है कि आप मेहनत करें, उसको सीखें और सबसे ज़रूरी कि पेशेंस बनाए रखें। एक ना एक दिन आपको तरक्की ज़रूर मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।